नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं स्पेशल शो धन की बात। और धन की बात के इससे पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है, तो कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, किस तरह की उनसे गलतियां हो रही हैं। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उनका रिटर्न नहीं आया है, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे ही तमाम सवालों पर हम कुछ एपिसोड्स पहले लेकर आए हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन पर उसका हम लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन आज का एपिसोड इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त या किसी प्रोफेशनल से भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान, हालांकि किसी प्रोफेशनल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान बेहद कम इसकी आशंका होती है कि कोई गलती हो जाए, लेकिन आप क्या मिस्टेक नॉर्मली करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, और अगर वो मिस्टेक हो जाती है तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। आज की वीडियो बेहद शानदार रहने वाली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सी कमलेश कुमार सर, इनकम टैक्स एक्सपर्ट। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सर। और शिशिर चौरसिया जी, हमारे डिजिटल बिजनेस एडिटर नवभारत टाइम्स के, बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी। शिशिर जी, पहली तो बात यह कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान मूल रूप से कौन कौन सी वो मिस्टेक है, छोटी या बड़ी, जो कोई आयकर दाता कर देता है। नॉर्मली देखिए, जो होता है सब थोड़े से, जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है तो सब अपने आप को विशेषज्ञ समझने लगे। यूट्यूब यूनिवर्सिटी भी जोड़ लीजिए जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में तो सब सोचते हैं कि हम तो सीए से तो कम है नहीं, और इसी चक्कर में कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। वैसे इसमें कमलेश जी बेहतर बताएंगे। कमलेश जी, क्या गलतियां होती है आम टैक्स दाताओं से, करदाताओं से? देखिए, रिटर्न्स फाइल करते समय एक तो जितनी भी इनकम हमारी है सबके पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, प्रॉपर्ली जज कर लें कि क्या इनकम है क्या नहीं है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे रिटर्न्स फाइल करते समय किसी की ईमेल आईडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ गलत हो जाए, जैसे ईमेल आईडी गलत हो जाएगी, कल को उसको असेसमेंट कुछ नोटिस आता है, कुछ भी आता है, तो पता चला उस ईमेल पे आ ही नहीं रहा जो एक्चुअल ईमेल आईडी है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या कोई मैसेज आ रहा है, आजकल मैसेज में इंफॉर्मेशन आ जाती है, अगर आपने गलत नंबर फीड कर रखा है, कुछ कर रखा है, तो हो सकता है कि कई बार लोगों के पुराने एड्रेस आ रहे थे ऑनलाइन, लेकिन उसे आपने अपडेट नहीं किया है। कल को कोई नोटिस आपके हार्ड कॉपी में आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। तो ये आप जब रिटर्न्स फाइल करें तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें और देखें कि उनकी करंट इन्फॉर्मेशन है क्या ठीक है या नहीं है। ईमेल आईडी प्रॉपर्ली डाला है नहीं डाला, मोबाइल नंबर प्रॉपर्ली फीड है नहीं है, या जो एड्रेस आ रहा है वो प्रॉपर्ली है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग 5 साल पहले जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, आज जो एड्रेस पे रह रहे हैं वो अलग है, लेकिन उनका 5 साल पुराना वाला एड्रेस, 10 साल पुराना वाला एड्रेस ही आ रहा है, उसे अपडेट करते हैं। तो ये तो बड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो आदमी के प्रोफाइल को अपडेट करके आप ठीक कर सकते हैं करंट वाली। प्लस ऐसे तो बहुत सारे रिटर्न्स, बहुत सारी गलतियां होती है। आईटीआर का फॉर्म सिलेक्शन करने में गलती हो जाती है, इनकम का सोर्स डिक्लेयर करने में गलती हो जाती है, सोर्स एक्स की इनकम सोर्स वाई सोर्स में दिखाया जाता है जो टेक्निकली गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे, या लोग गलत डिडक्शन क्लेम करते हैं जो टाइटल नहीं है। तो इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, जो कॉमन मिस्टेक लोगों को पता नहीं होता, क्लेम कर लेते हैं किसी के बहकावे में आके। नॉर्मली लोग खुद क्लेम करते हैं, जब जो खुद रिटर्न्स फाइल करते हैं तो कई बार ये गलतियां नॉर्मली कर जाते हैं। कई बार 26ES और TIS EIS को मैच नहीं करते, तो वो भी गलती के प्रोविजन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए जब भी रिटर्न्स फाइल करें तो सारी चीजों को मैच करें। अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाते समय अपने फॉर्म 16 को सही से देखें, और इनकम है बैंक स्टेटमेंट वो देखें, 26ES में देखो किसी ने TDS काटा है क्या इनकम डिक्लेयर किया उसको देखें, TIS को देखें, उनको सब कोलेट करके सब मैच करके फिर अपने रिटर्न्स फाइल करें, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है। जी कमलेश सर, फॉर्म सिलेक्शन की आपने बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक तरह से कहें कि सबसे ज्यादा जागरूक करने वाला भी है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी कैटेगरीज होती हैं, किस कैटेगरी के लिए कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए एक टैक्स पेयर को। देखिए सर, टोटल फॉर्म होते हैं 7, फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके अंदर 7 के अंदर इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक सारे इंक्लूड है, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कंपनी है, यूओपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो,
इंडिविजुअल HUF है, सारे लोग इसके अंदर कवर होते हैं। कोई स्कूल है जो सोसाइटी में चल रहा है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, सब 1 to 7 के अंदर आएंगी। इंडिविजुअल लोग ITR 1 फाइल करते हैं, जिनकी सैलरी इनकम होती है या अदर सोर्स की इनकम होती है। ITR 2 फाइल करते हैं जब आपके पास सैलरी इनकम है या नहीं है, साथ में आपके पास रेंटल इनकम है, आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है, इस तरह की कोई भी इनकम आपके पास है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं अनलिस्टेड कंपनी के, तो भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। तो अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है और सैलरी के अलावा और सारी इनकम है, तो आपको ITR 2 फाइल करना है। ध्यान रखना, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर इसी के साथ आपके पास बिजनेस इनकम हो गई है, तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और ITR 4 होता है उनके लिए जो छोटे बिजनेसमैन है, जिनके और कोई इनकम नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, ऐसी कोई इनकम नहीं है, कैपिटल गेन इनकम, तो ITR 4 फाइल होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कोई पार्टनरशिप फर्म है, AOP है, BOI है, उनका ITR 5 जाएगा। 6 होता है कंपनीज के लिए, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट जो होती है, उनका ITR 6 आता है। और 7 होता है ट्रस्ट और सोसाइटी, जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन, जिनको 12A में एग्जेम्पशंस मिली होती है, या सेक्शन 10 में जिनको एग्जेम्पशन मिली होती है, उनकी इनकम टैक्स नहीं लगता। NGO टाइप के लोग ITR 7 फाइल करते हैं। यहाँ सर एक सवाल जो आम आदमी जो भुगतता है, जैसे कोई सैलरीड पर्सन है, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए उन्होंने एक मकान खरीद लिया, एक मकान के बाद दूसरा मकान खरीद लिया, उस मकान को किराए पे दे दिया। अब वो वेतन भोगी भी है और किराए से भी आमदनी आ रही है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? देखो, ऐसे मामले में ITR 2 जाएगा, क्योंकि उनको वेतन तो, सैलरी तो मिल रही है, साथ में उन्होंने रेंटल इनकम कर ली। तो जैसे रेंटल इनकम शुरू हो गई तो ITR 2 में चला जाएगा, जहां पे इनकम शुरू हो गई। जी, उनका ITR 2 जाएगा। अब कई बार देखा ये जाता है सर कि वेतन भोगी खुद पहला मकान तो अपने नाम से लेते हैं, चूंकि टैक्स में कुछ कुछ बचत मिलती थी पहले, उसके बाद दूसरा मकान जैसे लेते हैं तो वो पत्नी के नाम से खरीद लेते हैं। पत्नी उनकी हाउसवाइफ है, कोई आमदनी है नहीं, कोई रिटर्न भरती नहीं है, तो ऐसे मामले में क्या किया जाए? रिटर्न जो रेंटल इनकम है वो कमाने वाला खुद अपने नाम पे डाले, या पत्नी के नाम से वो रिटर्न भरना शुरू करे, या कुछ ना करे? देखिए, ऐसा है, जो इनकम टैक्स होती है ना, अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और पैसा सारा हस्बैंड का है, तो इनकम टैक्स में ये एक प्रोविजन है, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल आएगा वो हस्बैंड के हाथ में टैक्स लगेगा। तो ये वाली इनकम, रेंटल इनकम, हस्बैंड के हाथ में जाके क्लब हो जाएगी, भले वो वाइफ को मिल रहा है। तो टेक्निकली इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है। इसका ये इसलिए किया गया है, आपने इनकम को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए आपने मैलाफाइड इंटेंशन से ट्रांसफर किया है। वाई यू आर ट्रांसफरिंग, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए कर रहे हैं। अगर वाइफ खुद कमा रही है तो ये इनकम वाइफ के हैंड में टैक्स लगेगा। अगर 100% हस्बैंड ने पैसे दिए हैं और वाइफ का कोई योगदान नहीं है फाइनेंस में, तो इसको क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं। नॉर्मली लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसी इनकम को वाइफ की इनकम रिटर्न में दिखाते हैं, जबकि ये क्लब होना चाहिए हस्बैंड की इनकम में। अच्छा जी। अच्छा सर, और कुछ लोग जो जॉब में हैं, वो अपनी स्किल से कुछ फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कुछ और अलग से कहीं से एक्स्ट्रा इनकम अगर वो अर्जित करते हैं, या ट्यूशन पढ़ाते हैं, और चेक के थ्रू या UPI के थ्रू उनको पेमेंट मिलती है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? फिर वो इंडिविजुअल, यानी फॉर्म 1 ही फॉर्म उसको फिल करना पड़ेगा, या फॉर्म 2 उसको फिल करना होगा? सर देखिए, इसमें फॉर्म 2 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी से इनकम है और साथ में ट्यूशन पढ़ा रहा है, या फ्रीलांसिंग कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ पार्ट टाइम बिजनेस है। तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स लगेगा। दो बातें हैं, अगर कोई टीचर है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो ट्यूशन की इनकम को वो चाहे तो अदर सोर्सेज में ले जाए। जैसे वो अदर सोर्सेज में ले जाएगा, 100% रिसीट इनकम पे टैक्स लगेगा, और यहाँ ITR 1 से काम चल जाएगा। ठीक है, बस अगर उसकी इनकम कम होनी चाहिए 50 लाख से। नंबर 1। नंबर 2,
अगर वो कहता है नहीं नहीं ये मुझे पार्ट टाइम बिजनेस सोर्स में है, तो उसको फिर ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आ गया है और रेंट आपको सैलरीड इनकम भी है। हाँ हाँ। क्योंकि पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग बिजनेस करना, बिजनेस सोर्स आते ही अगर किसी की भी इनकम बिजनेस सोर्स में है, चाहे वो पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस कर रहा है, तो ITR 4 या 3 जाएगा। ITR 4 तभी जाएगा जब और इनकम नहीं है। अगर इसके साथ और इनकम आ रही है, अदर देन इंटरेस्ट वगैरह ये इनकम आ रही है, तो ITR 3 जाएगा इस केस में। एक क्वेश्चन ये भी है सर कि जब हम खुद से टैक्स अपना रिटर्न फाइल करने के लिए बैठते हैं, तो अलग अलग चीजों को हमें उसमें इंक्लूड करना होता है, तो हमें सबसे पहले अपना होमवर्क किस तरह से कर लेना चाहिए? कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से वो पेपर्स हैं जिनको हमें तैयार कर लेना चाहिए पहले से ही, ताकि जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस समय कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना आए, फिर से हमें खोजना ना पड़े कोई डॉक्यूमेंट? सर देखिए, रिटर्न फाइल करते समय सबसे पहले हर आदमी को ये पता होता है मेरी क्या क्या इनकम है। अगर आदमी भूल भी गया तो सारी की सारी इनकम बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती है। क्या होता है, 1 साल पुरानी बात होती है, लोगों को समझ नहीं आता कहाँ से पैसा कहाँ, किससे कौन सा पैसा आया। तो सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट आप निकालें, अपने पास रखें, हर एक क्रेडिट एंट्री बैंक के अंदर जो बैंक में पैसा आया हुआ है, हर एक एंट्री को देखें और आइडेंटिफाई करें ये इनकम किसकी है। अपनी किसी बाहर से इनकम के कैटेगरी में या किसी फैमिली से ट्रांसफर हो गया है, तो जो फैमिली से ट्रांसफर हो गया है उसको इनकम नहीं मानेंगे, उसको एक्सक्लूड कर दें। जो जो आउटसोर्स लोगों से किसी बाहर से किसी काम के बदले में पैसा आया हुआ है, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें टोटल करें, बताएं हाँ पूरा क्रेडिट से मैच हो रहा है, ये सब के सब आप कोलेक्ट करें, इकट्ठा कर लें। इसके अलावा आप टीडीएस आपके किसी ने काटा हुआ टीडीएस रिटर्न आप कलेक्ट करें, टीडीएस सर्टिफिकेट आप उनसे कलेक्ट करके रखें। जितनी भी नॉट ओनली ये, साथ में बैंक के एफडी के ऊपर टीडीएस कटा हुआ, बैंक से आप वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आकर रखें। आपने होम लोन ले रखा है तो बैंक से होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेड सर्टिफिकेट मंगाए। क्या होता है कि लोग गलती क्या करते हैं कि या तो एक इसमें अच्छी बात आपने बोली, कई बार क्या होता है इंटरेस्ट प्रोविजनल इंटरेस्ट दे देते हैं। आपने एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डिक्लेयर करता है कि मेरी क्या क्या डिडक्शन होगी, क्या क्या इनकम होगी एम्प्लॉयर के पास, ये स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। तो वो बैंक को अप्रोच करता है, बैंक उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, लेकिन साल के एंड में वो इंटरेस्ट कम और ज्यादा हो सकता है या कोई प्रिंसिपल पे कर सकता है, तो एक्चुअल सर्टिफिकेट यस, उस केस में आप जब रिटर्न फाइल करें आप एक्चुअल के बेस पर रिटर्न फाइल करें, ना कि प्रोविजनल के बेस। लोग गलती ये करते हैं जिसकी वजह से वो कल को स्कूटनी आएगी तो आपको एक्चुअल वाले के बेस पे ही डिडक्शन मिलेगा, ना कि प्रोविजनल के बेस पे। अच्छा सर, एक सवाल और भी है इसी में कि आपने कहा कि भाई आपके पास फैमिली से जो पैसा क्रेडिट हो रहा है तो वो तो नहीं आएगा आपका टैक्सेबल इनकम में, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिनके टूरिंग जॉब है, वो इंडिविजुअली या फिर अपने ग्रुप के साथ लगातार साल में मूवमेंट करते हैं, तो ऑफिस से उनको पेटी एक्सपेंसेस या फिर अलग तरह से खर्चे के लिए एक बड़ी अमाउंट या छोटी अमाउंट लगातार मिलती रहती है और फिर वो उससे खर्च भी करते हैं। तो उस कंफ्यूजन को, उस कैलकुलेशन को वो किस तरह से कर सकते हैं? क्या करना होगा? जो एम्प्लॉयर ने आपको खर्चे करने के लिए दिया हुआ है कि आप टूर पे जा रहे हैं, ऑफिस पर्पस से जा रहे हैं, जितना भी पैसा किसी एम्प्लॉय को मिला है फॉर द ऑफिशियल टूर पर्पस से, वो सारा का सारा एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, वो इनकम नहीं है, वो तो रिम्बर्समेंट है। आपने एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को से एग्जाम्पल 50,000 रुपए दिए, तो 50,000 जब वो टूर करके वापस आता है, मान लो 40,000 का खर्चा हुआ, तो एम्प्लॉय क्या करता है 40,000 का हिसाब देता है और 10,000 रुपए उसको रह जाएगा, वापिस करेगा या नेक्स्ट खर्चे में एडजस्ट करेगा। ये 40,000 रुपए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो एम्प्लॉयर ने 50,000 दिया और 40,000 के खर्चे एक्सेप्ट किया, 10,000 छोड़ देता है, तो 10,000 रुपए एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी। जी। अच्छा, ये शिशिर जी ने शुरुआत में कहा था कि लोग आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और जो मैंने जोड़ा कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी का भी बड़ा ज्ञान लेते हुए अपने आप चीजें कर देते हैं, उसमें गलती हो जाती है, उसमें कोई कमी है भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप ये नहीं तय कर पाते कि कौन सी चीज ऑथेंटिक है, सही है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी वेबसाइट पे या कहीं और इस तरह की कोई ट्यूटोरियल्स या किस टैक्स कैसे फाइल किया जाए, इसको लेकर ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहां पर जानकारी हासिल की जा सकती है?
सर उनकी वेबसाइट पे हर एक फॉर्म का ट्यूटोरियल होता है। जब भी हम्म। कोई इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशली फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को कैसे कैसे भरेंगे, उसकी सबकी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अगर कोई उसको फॉलो करेगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, बट लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसको ढंग से देखते नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगा के आप इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ेंगे तो ये किस कॉलम में क्या लिखा जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ डिटेल्स होती है। कुछ चीजें बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अच्छा, जैसे क्लबिंग की बात होती है, किसका किसमें होगा। एक सज्जन हमसे जिक्र कर रहे थे पिछले दिनों कि पिछले बार जब वो रिटर्न भर रहे थे तो उनकी कुछ एग्रीकल्चरल इनकम थी। तो एग्रीकल्चरल इनकम उन्होंने कहा, जिनसे वो फॉर्म भरवाते होंगे, रिटर्न भरवाते होंगे, उनको उन्होंने कहा कि मेरी इसमें 30,000 रुपये एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि इसको मत जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो आपका स्लैब बढ़ जाएगा, फिर आपका जो है रिटर्न जो 30,000 रिफंड बन रहा था वो 20,000 घट के रह जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्योंकि आमतौर पे तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से फ्री होता है, एग्जम्प्टेड होता है। तो ये क्या स्लैब बढ़ने से उनको घाटा हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, जिसने बोला है और उसमें पार्ट बिल्कुल ठीक बोला है। क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, 100% एग्जेम्प्ट है, जी। इस कंडीशन पे कि आपकी कोई और इनकम नहीं है। ओके। लेकिन आप कह रहे हो कि आपके पास एक इनकम है, साथ में कैपिटल आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, तो क्या अच्छा। होता है, तो पहले इसमें स्लैब का फर्क पड़ता है। पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगाया जाता है जोड़ के, जो टैक्स आता है, फिर एग्रीकल्चर इनकम घटा के टैक्स लगाया जाता है, तो उसके रेशो में कुछ चेंजेस होता है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसकी एक कैलकुलेशन होती है जिसपे 10-1% तक की इनकम एक्सीड होने की संभावना रहती है जब जब भी एग्रीकल्चर इनकम आएगा, क्योंकि स्लैब मतलब चेंज हो यदि जाता कोई मतलब कि यदि कोई वेतनभोगी है है। और उनके घर में खेती है 10 बीघे में, तो वेतन में जो टैक्स जाएगा जाएगा, और यदि 10 बीघे की खेती का इनकम उसमें ऐड करेगा तो उसको और एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। बिल्कुल सही, थोड़ा टैक्स जरूर बढ़ेगा इनका। मैं पूरा स्लैब के हिसाब से पूरा नहीं बढ़ेगा कि 30,000 इनकम बढ़ी तो 30,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, नो। जी। 30,000 रुपए की इनकम बढ़ी, 30,000 रुपए नहीं लगा। इसका एक कैलकुलेशन जिसमें ऑलमोस्ट मार्जिनल इंक्रीज करता है ये, और ये एक लिमिट के बाद जितने मर्जी ऐड करो वो मार्जिनल उतना ही रहेगा। सिर्फ जो स्लैब, अच्छा। एग्जांपल आप 15% के स्लैब में आ रहे हो, फिर आप जितने मर्जी ऐड करते रहो आपको टैक्स बढ़ेगा नहीं। एक बार बढ़ गया टैक्स, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। नेट सेल में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन स्लैब चेंज होने की वजह से थोड़ा टैक्स बढ़ जाता है एग्रीकल्चर इनकम की वजह से। अच्छा अच्छा। सर एक ट्रेड सीक्रेट जानना है सर, एक समझना चाहेंगे क्योंकि दो मिथ्स और दो धारणाएं हैं आम लोग पे, मुख्य तौर पर चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हो, लिमिटेड कंपनी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उनको तो पता है कि किस तरह से अपने प्रोफेशनल्स की उनको मदद लेनी है, वो लेते भी हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर की अगर बात करें तो उसके अंदर एक पहली तो ये धारणा है कि भाई मैं अपने प्रोफेशनल्स की मदद लेकर करता हूं, वो मेरा काम 500 रुपए में कर देते हैं, कोई कहता है 1000 में कर देते हैं, तुम 2000 में ये करवा रहे हो। कोई कहता है कि नहीं नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता हूं, कोई कहता है कि नहीं जो इनकम टैक्स की तरफ से प्रोफेशनल्स रखे गए हैं उनकी फिक्स फीस है वो उस हिसाब से लेते हैं, कोई कहता है कि यार उसको बड़ी अच्छी समझ है मैं उससे करा लेता हूँ। दूसरी धारणा सर ये होती है कि अरे तू तो बेवकूफ है, तू तो इस तरह से कर रहा है, मैं तो अपनी जो खर्चे हैं उसको एडजस्ट करा लेता हूं और इधर उधर का बिल लगा के जो है वो अपना सारा टैक्स बचा लेता हूं। ये दोनों धारणाएं जो दोनों मिथ्स हैं, इस ट्रेड सीक्रेट को सर बता दीजिए जरा। देखिए सर, ऐसा है, कंपनीज या आपने बोला कंपनी को बिल्कुल सही, सबके पास अपने हर कंपनीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, तो उनका तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है कि चीजें कैसे चलती है। बट प्रॉब्लम आती है छोटे बिजनेसमैन को या दूसरे लोगों को, जो जी। लोग खुद करते हैं। रही बात, देखिए आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो प्रोफेशनल तो ठीक ही करेगा जिस तरीके से करना है, और ये कोई खुद रिटर्न फाइल करे या प्रोफेशनल के बेस पे फाइल करे, उनसे हेल्प लेके फाइल करे, डिपेंड करता है सर। देखिए, और रही फीस, आपने 500 1000 की बात की, 2000 की बात की, देखिए ऐसा हर डॉक्टर की अपनी अपनी फीस होती है। कोई डॉक्टर 50 रुपए में भी दवाई दे रहा होता है, कोई 5,000 रुपये लेके आप वही देख रहा हो, दवाई नहीं दे रहा होता तब भी वो एडवाइस देके आपको बोल देता है कि ये लिख के देता है पर्ची, आप जाके बाहर से दवाई ले लें। हाँ। तो किसी की फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर।
अब टैक्स प्रिपरेटर जो आपने इनकम टैक्स के बारे में बात की, उनकी 250 रुपए कुछ 500 रुपए फीस होती है, 250 से कुछ। हाँ। तो उसका उन्होंने, क्योंकि दे आर नॉट ए प्रोफेशनल, वो प्रैक्टिशनर को बना देगा एक सर्टिफिकेट देके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दे आर नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ए टैक्स प्रोफेशनल, बट वो बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस बीकॉम है, उनको थोड़ी बेसिक नॉलेज है, तो छोटे मोटे रिटर्न के लिए दे आर अलाउड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने बोला है कि खर्चे दिखा के कैसे कम करते हैं। हाँ, फर्जी बिल लगा देते हैं और ऐसे बचा लेते हैं टैक्स, और हम तो हर साल ऐसे ही कर रहे हैं बहुत। फर्जी तो फर्जी है सर, जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर में आएंगे तो सारा जितना सेव किया सब देना पड़ जाएगा। ओके। पॉइंट ये कि हम बात करते हैं कि टैक्स किस पे देना चाहिए। अगर आपके रेवेन्यू से एग्जांपल 50 लाख है, आपके खर्चे हैं 30 लाख, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो आप अमाउंट आ रहा है 20 लाख, दिस ए प्रॉफिट, आपको इस पर टैक्स देना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रूल अभी यही है, बट छोटे बिजनेसमैन कितना रिकॉर्ड रखेंगे, खर्चे करेंगे, एक एक तो वाउचर बनाएंगे, अकाउंटेंट रखेंगे, कौन हिसाब किताब रखेगा। उनके लिए सरकार ने एक स्कीम लाई हुई है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन। प्रेजेंटिव टैक्सेशन जिसके अंदर क्या होता है, जो गुड्स सेल्स करता है या सर्विसेज देता है, उनको बोला कि जी आप ना मिनिमम 8% या 6% आप अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर कर दो, बाकी खर्चे के रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी किसी की, यानी कोई सेल्स करता है, से एग्जांपल कोई सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, कोई स्टेशनरी की सप्लाई करता है ऑफिस में, और उसकी साल की टर्नओवर मान लो 1 करोड़ है। 1 करोड़ में ये इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर बैंकिंग चैनल से पेमेंट ले रहे हो तो 6%, अगर अदर देन बैंकिंग चैनल से पेमेंट ले रहे हो तो 8% अपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर कर दो और उस पर टैक्स दे दो। तो इसे कहते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन। यू डोंट नीड टू मेंटेन डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस। आपने स्टेशनरी कितना खर्च किया, आपने रेंट कितना दिया, आपने सैलरी कितना दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा आपको पास आया रेवेन्यू, उसका 6% या 8% डिक्लेयर कर दो, बात खत्म हो गई। ये छोटे बिजनेसमैन के लिए है जी। अब आपने डॉक्टर का जिक्र किया, तो मुफ्त के इलाज के चक्कर में, सस्ते इलाज के चक्कर में झोला छाप डॉक्टर या फिर झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में ना आ पाए कोई व्यक्ति, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर देखिए, वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न्स बड़ा, जो सैलरीड वालों के लिए बहुत इंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, आजकल ऑनलाइन है, बहुत सारे डेटा खुद ही पॉपअप हो जाता है, इजीली फाइल कर सकते हैं। फिर भी जिसके पास वेरियस सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस है तो उनको प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। अगर गलती होगा, अब देखिए मैं डॉक्टर की बात करूं, अगर मान लो एक झोला छाप आपने बोला बड़ा अच्छा नहीं लगा, बट कोई ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये कंपाउंडर है, कल को ऐसा इलाज कर दे, किसी का ऑपरेशन कर दे, तो हो सकता है गलत ऑपरेशन हो गया तो वो दुनिया में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कुछ गलत हो जाएगा तो पीछे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आ जाएगी, आई मीन टू नोटिस आ जाएगा। तो उसको बेसिक चीज एक्सपर्टीज इसी में है कि प्रॉपर आप इनकम डिक्लेयर किया जाए और इनकम टैक्स के नोटिस ना आ जाए क्लाइंट को। तो उस सब चीजों को ध्यान रखें। प्रोफेशनल को पता होता है कि किस तरीके से क्या डिक्लेयर करना है, किस कॉलम में जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो, कि प्रॉपर हेड में दिखाएं, प्रॉपर सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करें, कोई गलत एग्जेम्पशन ना करें। पीछे आपने देखा इनकम टैक्स ने बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे क्योंकि फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं डोनेशन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है। ये सब क्या है, ये मैल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो हो सकते हैं कुछ प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व हो, तो जो कि बहुत गलत है। और जो आदमी ले रहा है डिडक्शन, उसको पता है ना सर ये गलत है, जो जैसा कर रहा है उसको पता है कि ये गलत है। जो चीज है ही नहीं वो क्लेम कर रहा है, जिसका मतलब गलती तो कर ही रहा है जी। तो इसलिए जो भी आपने बोला है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हर आदमी को अपनी रिटर्न पूरी सही से प्रॉपर तरीके से फाइल करनी चाहिए। रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद हमारे पास डेट है, उसको रिटर्न को करेक्ट करने के लिए हमारे पास समय है, उस दौरान तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट निकल जाती है और हमको पता चलता है कि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, उसको कैसे सही किया जा सकता है? दूसरी चीज, अचानक से जब इनकम टैक्स का कोई नोटिस आता है गलती को मार्क करते हुए, तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं,
उस वक्त क्या करना चाहिए किसी व्यक्ति को जब उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है जिसमें किसी गलती का या फिर टैक्स को लेकर कि भाई आपने ये अपनी इनकम शो नहीं की और इसका आप प्रूफ दीजिए या इस तरह से बताइए, आपको और टैक्स देना पड़ेगा। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उसको क्या करना चाहिए? और अगर गलती का पता डेडलाइन के बाद चलता है तो फिर क्या करें? देखिए, जैसे इस साल की जो डेडलाइन है 31 जुलाई से शिफ्ट होकर 15 सितंबर हो गई है। अगर कोई व्यक्ति 15 सितंबर तक अपने रिटर्न्स फाइल कर देता है, ठीक है, और उसके बाद उसको लगता है कि सर इसमें कोई गलती हो गई है, तो वो रिवाइज कर सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने रिटर्न्स फाइल की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में ये आ रहा है कि ये कुछ कोई डिफरेंस है। आपके डेटाबेस में इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम ज्यादा आ रही है बट आपने कम किया। तो आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही एसएमएस भेज रहा है, ईमेल कर रहा है कि आपके यहाँ मिस है, इनकम आपकी मिस है, जो उस पे आ रही है टीआईएस ईआईएस पे या 26S पे आ रही है, आपकी जो रिटर्न में आ रही है डिफरेंस बता देता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को आप उस समय अगर आपने गलती की है तो गलती सुधार के अपने रिटर्न रिवाइज कर दे। और ये पीरियड होती है 31 दिसंबर तक रहेगा। 31 दिसंबर तक ये आपको मैसेज भी आते रहेंगे, आप गलत फाइल करके देखो, आपको जरूर मैसेज आएगा, आप उसको रिवाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसको रिवाइज करें, अगर एक्स्ट्रा टैक्स बनता है उसे पे करके वो गलती सुधार कर सकते हैं। और जो नोटिस आते हैं इनकम टैक्स, जी सर, अगर आपने ये गलती सुधारी नहीं, अगर ये गलती नहीं सुधारी तो उसके बाद इनकम टैक्स स्क्रूटनी का नोटिस भेज सकता है। हमारे आसपास ढेरों ऐसे लोग होते हैं जो कि जब तक जॉब किए तब तक रिटर्न हर साल फाइल करते रहे, जो थोड़ा बहुत रिफंड होता है वो लेते रहे, नौकरी से रिटायर हो गए। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो सरकारी कर्मचारियों में भी जो पुराने हैं उन्हीं को पेंशन है, अब तो नए को पेंशन है भी नहीं। तो मान लिया जाए कि कोई पीएफ का पेंशन तो 2000 रुपए मिलता है, ज्यादा आमदनी के स्रोत हैं नहीं। एक सज्जन से मेरी बात हुई, पिछले दिनों ही रिटायर हुए, उन्होंने कहा अब तो मुझे ये सब लफड़ों से मुक्ति मिल गई, अब तो मैं रिटायर हो गया। तो क्या रिटायर्ड व्यक्ति को पेंशन पाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या भरते रहना चाहिए? सर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न ने किसी को एग्जेम्पशन नहीं दी कि आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे। उसका बेसिक एग्जेम्पशन है कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप छूट है, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो मिनिमम वो क्या, मिनिमम कितना? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, पुराने स्लैब में 2.5 लाख था, न्यू में 3 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। तो ये लिमिट है, इस लिमिट के नीचे अगर इनकम है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर पेंशन इनकम इससे कम आती है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं फाइल करें क्योंकि टैक्सेबल इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है, पेंशन की इनकम क्यों ना इससे ज्यादा है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो रिटायर्ड है या नहीं सवाल करते हैं, वो सर छूटते ही सवाल करते हैं कि इस बार तो 12 लाख हो गया बढ़ के, 12 लाख तक हमें रिटर्न देना, मतलब टैक्स नहीं लगना है, इसलिए रिटर्न नहीं भरेंगे। देखिए 12 लाख की जो लिमिट आई थी ना, जो रिबेट मिले, ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछले बजट 2025 में है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल 25-26 से एप्लीकेबल हो, मतलब अगले साल से। हाँ, अगली रिटर्न फाइल करोगे वहां ये बेनिफिट्स हैं। अभी जो रिटर्न जा रही है फाइनेंशियल 24-25 के लिए जा रही है, 24-25 में आपकी जो 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजिम है वही है, 12 लाख रुपए नहीं है जी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग यही पूछते हैं कि 12 लाख तो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा सर, इससे पहले हमने जो और अपने प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं उनके भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हम एक चाहेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफेंस पर्सनल्स के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है या कोई चीजों का उनको ध्यान रखने की जरूरत है? जो रिटायर्ड हैं वो भी, मतलब एक्स सर्विसमैन है वो भी, और जो ऑन ड्यूटी हैं अभी वो भी। देखिए जो ऑन ड्यूटी हैं उनको फॉर्म 16 जब मिलता है ना, उनको कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कोई ट्राइबल एरिया में काम कर रहा था, स्पेशल ट्राइबल एरिया अलाउंसेस मिलते हैं। कोई बहुत ज्यादा बहुत रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहां पर उनको फैसिलिटीज नहीं है, उनको बहुत कष्ट आएगा, जैसे बर्फ के ऊपर अगर कश्मीर के वहां पे लोग ड्यूटी दे रहे हैं, तो
उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है, कंडीशन के साथ है। हाउएवर बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, आप डिफेंस के लोग हैं, बाकी सैलरी टैक्सेबल है एज इट इज, जैसे नॉर्मल लोगों की सैलरी टैक्सेबल है वैसी सैलरी टैक्सेबल है, जैसे लोगों के नॉर्मल पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट टैक्सेशन होता है, वैसे ही उनके भी डिफेंस के लोगों के भी इनकम रिटायरमेंट के बाद भी सेम वे में टैक्सेशन होगा। एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब उनकी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन से लिमिट से नीचे होगी, अदरवाइज सबको टैक्स देना पड़ेगा। सेम अप्लाई टू एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड। सेम कोई डिफरेंस नहीं है। इस इनकम टैक्स इस तरह के कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, जो डिफरेंशिएट करता है वो अलाउंसेस में एग्जेम्पशन दे देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, शिशिर जी। हमें लगता है कि हमारे काफी जो पाठकों के सवाल आए थे, दर्शकों के सवाल आए थे, वो उनका शमन हो चुका है। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके मन में कोई इनकम टैक्स से जुड़े, कोई भी रिटर्न से जुड़े, इनकम टैक्स से जुड़े, फाइलिंग से जुड़े या कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजिए और हम अगले एपिसोड में आपके सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। कमलेश सर, आज के इस टॉपिक पर कोई और स्पेशल बात जो हम यहाँ पर मैंने मिस कर रहे हो कि आखिर हम जी प्लीज सर। मैं ये बात करने वाला था कि एक्चुअली जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, क्या करते हैं, अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं दिखाते। एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपने किसी ने एक प्रॉपर्टी बेचा, प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल को गेन को बचाने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये बोलते हैं कि जब दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो गया, तो मुझे डिस्क्लोजर नहीं देते रिटर्न में। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बैंक से, कॉमन मिस्टेक हो जिसकी वजह से केस स्क्रूटनी में आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई बार लोग, हमने बात की थी जैसे डीम्ड इनकम होती है, क्या होता है कि आप 2 घर तक, आपके पास 2 घर हैं और 2 घर को यूज कर रहे हैं, तो आपको बस कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास 3 घर हो गया तो तीसरे घर, और तीनों के तीनों घर आप यूज कर रहे हैं, कोई रेंट पे नहीं है, तो एक घर को डीम्ड इनकम माना जाता है एचआरए में, उसको कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स ऑफर करना पड़ेगा। लेकिन लोग ये नहीं करते क्योंकि इनकम नहीं आती तो टैक्स देते हैं। तो ये बड़ा बेसिक जो 2-3 बातें मुझे लगता है लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने आपको इस पर डिस्क्लोज कर दिया कि इस तरह का ध्यान रहे लोग। अच्छा, एक और बात, लोग गिफ्ट आता है, जैसे हस्बैंड वाइफ को दे देता है, कि पेरेंट्स बच्चे को दे देते हैं, नाना नानी किसी को, पोता पोती को दे देते हैं, ये इनकम भी डिस्क्लोज करना होता है रिटर्न फाइल करते समय। भले वो एग्जेम्प्ट है, यू हैव टू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लोग करते नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक्स है। ठीक है सर, अभी और वैसे भी वक्त है और हो सकता है कई सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के इस दौरान आए कमेंट्स पर, उन पर चर्चा करेंगे और अलग टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। आज धन की बात के एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े, हमारे और हमारे पाठकों और दर्शकों का अपने सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और शिशिर जी, आपका यहाँ पर शुक्रिया। तो आपसे फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कि जो भी आपके सवाल हैं कमेंट कीजिएगा। धन की बात के आगे के एपिसोड्स में आपके सवालों को लेंगे और किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप धन की बात के आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं, ये भी अपनी राय रखिएगा, ताकि हम कोशिश करें कि आगे एक्सपर्ट के साथ आपके तमाम जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।